नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार झा अपने इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट 2 चैनल पर आपके साथ। ये मेरा इंडिया पॉलिटिक्स जो शॉर्ट यूट्यूब चैनल है उसका ये लार्जर वर्जन है। बातें समान नहीं होती हैं, दोनों में अलग अलग बातें होती हैं, पर चूँकि इंडियन पॉलिटिक्स की मैं यहाँ भी बात करता हूँ इसलिए इसे इंडिया पॉलिटिक्स ही कहता हूँ। इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट 2 और इंडिया पॉलिटिक्स 2 भी कह सकते हैं। वैसे कभी कभी मैं इसे इंडियन पॉलिटिक्स भी कहने लगा हूँ। आज मैं अपोजिशन खेमे के संदर्भ में बात करना चाहता हूं और अपोजिशन पार्टियों की यूनिटी के बारे में बात करना चाहता हूं एक बार फिर से। अपोजिशन पार्टियों का अभी जो स्टेटस है, अगर आप लार्जर कंटेक्स्ट में देखेंगे तो उस पर भी मैं अभी बात करूंगा, परंतु अभी मैं वहां से शुरू करता हूं जहां से पटना की बैठक हुई थी। पटना की बैठक में एक बात साफ दिखा कि ये पार्टियां जुटी तो थी, 15 पार्टियां वहां आई थी और जो जिन्होंने वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज की, परंतु उनके अपने कंट्राडिक्शंस भी साफ साफ वहाँ भी नज़र आ रहे थे। कांग्रेस वर्सेस आप, कांग्रेस वर्सेस तृणमूल कांग्रेस, इसके अलावा भी देश के सदर्न पार्ट से जो स्टालिन साहब हैं उनके भी अपने कुछ ग्रीवांसेस थे, ऐसा ऐसा लग रहा था। इसके अलावा कुछ और भी कंट्राडिक्शंस नज़र आ रहे थे। खुद पटना में जो पार्टियां हैं, पटना बिहार में जो पार्टियां हैं उनके भी कुछ कंट्राडिक्शंस तभी से आने लगे थे। जीतनराम जी उस समय ही करीब करीब बाहर ही हो चुके थे, वो तो बात अलग थी, पर कंट्राडिक्शंस तब भी थे। ऑर्डिनेंस को लेकर के आपका दबाव कांग्रेस पर है, वो मानने को तैयार नहीं था कि ऑर्डिनेंस को सपोर्ट करेंगी कि नहीं करेंगी। कांग्रेस का अपना जो रिलेशनशिप तृणमूल कांग्रेस के साथ बंगाल में, उसके कंट्राडिक्शंस थे। वैसे झारखंड में भी कई कंट्राडिक्शंस हैं आपस में, वो खुली तौर पर भले ही न दिख रहा हो पर उसके भी कंट्राडिक्शंस थे। राजद, जनता दल यू, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनकी भी अपनी समस्याएं हैं आपसी, वो तो थी ही, अब और भी उभरने लगी हैं। और इस बीच में आगे की जो घटना घटी है उसमें अगर आप देखें तो जो शिमला में बैठक होने वाली थी 12 जुलाई को, वो तो मौसम की वजह से उसे शिफ्ट करके 17-18 जुलाई को बंगलुरु में रख दिया गया। परंतु यहाँ भी चीज़ें, इस बीच जो मैंने कहा कि ये सब घटनाएं घट गई, अब इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे और इम्पैक्ट काफ़ी ज़ोरदार तरीके से पड़ेंगे। आपसी रंजिशें तो होंगी। शरद पवार जी को पिछली बैठक में एक कॉमन मिनिमम प्लान बनाने का उनसे आग्रह किया गया था। वो कुछ मसौदा लेकर आए भी थे और कुछ और बातों को वो रखते, लेकिन इस बीच तो उनकी ही पार्टी टूट गई। अब महाराष्ट्र में उनकी पार्टी का टूटना ये एनडीए खेमे को काफ़ी बलवती बना गया, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और अब जो वो वहाँ जुटेंगे और वहाँ आएंगे तो उनकी वो हैसियत तो होगी नहीं, ये बात भी तय है। बंगलोर में मैं कह रहा हूँ, जब बंगलुरु में वो जुटेंगे तो उनकी वो हैसियत नहीं होगी शरद पवार जी की जो पटना की बैठक में उनकी हैसियत थी। अब ऐसे में इसको थोड़ा और ज़्यादा स्पष्ट समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें क्या स्थिति है अपोजिशन पार्टीज़ की पूरे देश की राजनीति में, करीब करीब 14 ऐसे प्रांत हैं, छोटे बड़े मिला करके 14 या 15 कुछ इसी तरह, इतने प्रांत हैं पूरे राज्य में, पूरे देश में, जहां भाजपा या भाजपा लेड एनडीए सत्ता में है। और करीब करीब उतना ही, उससे बल्कि एक आध ज़्यादा ही अपोजिशन पार्टी पूरे देश में सत्ता में है। पर इसमें एक बात और है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस और अपोजिशन पार्टियां, कांग्रेस तो करीब करीब 4 जहां फुल इसकी सरकार है, 3 समर्थन के साथ है, 7 तो ये हो गए, और 8 अपोजिशन पार्टियां ऐसी हैं अलग अलग रीजनल लेवल पर, जो स्टालिन साहब से लेकर के इधर बीजू पटनायक जी तक, और ये सब मिला करके करीब करीब 8 ऐसे प्रांत हैं जहां भाजपा नहीं है। और यहाँ एक बात ध्यान देने की है, ज़रूरत है कि भाजपा बड़े राज्यों में 2-3 राज्य ही हैं जहाँ सत्ता में है, बाकी सब छोटे छोटे राज्य हैं। मुख्यतः अगर हम देखें तो यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी सहयोग के साथ है, अकेली इंडिपेंडेंट तो है नहीं, और
और क्या, और उत्तराखंड को आप कह सकते हैं, गुजरात। अब ये सब पार्टियाँ हैं, ये सब राज्य हैं, और बाकी छोटे छोटे राज्य हैं जो नॉर्थ ईस्ट में हैं, और कुछ इसी तरह से। और लेकिन अपोजिशन को देखें, कांग्रेस और ये रीजनल पार्टीज़ को मिला दें तो करीब करीब उनका पलड़ा भारी है। इसके बावजूद भी वो एनडीए को मैच नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या उनकी है, और इसी से ये उलझ रहे हैं और इसी को ये सुलझाना चाहते हैं। अब इसके लिए बेंगलुरु में बैठक होगी। अब बेंगलुरु में क्या स्थिति होगी ये कहना बड़ा कठिन है, इसलिए कि अगर हम देखें तो चीज़ों में कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं है, आपसी कंट्राडिक्शंस तो हैं ही हैं अपोजिशन पार्टी में, अपोजिशन खेमे में, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने कॉस्ट पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को तो जगह देगी नहीं। और जहाँ तक कांग्रेस का मसला है, कांग्रेस का विवाद हर जगह है, सबों के साथ है कांग्रेस का विवाद। अगर आप उसके हम और आप जब इसके इतिहास को अगर देखने की कोशिश करें तो राजद से इसके कंट्राडिक्शंस थे, और अगर आप देखिए तो तृणमूल तो है ही है, तृणमूल से तो कंट्राडिक्शंस है ही है। इसके अलावे कांग्रेस के कंट्राडिक्शंस कभी कभी करीब सभी अपोजिशन पार्टियों से हर जगह रही हैं, आपसे भी हैं, जो साफ नज़र आ रहा है। अगर हम दक्षिण के खेमे में भी जाएं तो केरल में रहा है, हर जगह रहा है। अखिलेश यादव जी के साथ इनके कंट्राडिक्शंस रहे हैं। तो चूँकि जो सतह है वह कॉमन है और वहीं से गेन करना है, एक दूसरे की मोर्चेबंदी करके, एक दूसरे का शिकार करके ही ये अपना साइज बढ़ा सकते हैं। अब यही तो सबसे बड़ी बात है, आप उन्हीं का शिकार करना चाहते हैं और उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। अपोजिशन खेमे का सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन यही है, और इसीलिए शायद ही ये कभी मिल पाए, ये स्थिति है। बेंगलुरु में भी मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी वजह से ये कुछ खास कर पाएंगे। और वैसे भी इनके पास मुझे लगता है कि कोई ऐसा इशू नहीं है सिवाय इसके कि अब जो नए कुछ इशूज़, पुराने इशूज़ में तो वही ठीक है, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की बात लोग करते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट की बात लोग करते हैं, फ्यूल प्राइस की बात लोग करते हैं। ये सब सच पूछिए तो इस पर इसका कोई आधार है नहीं, क्योंकि किन कारणों से कहाँ कहाँ कितना इन्फ्लेशन है वो अगर हम ग्लोबल पैमाने पर देखें तो भारत की स्थिति सबसे अच्छी है। परंतु अब जो एक ज़्यादा मेजर जो एडहेसिव फोर्सेस है, जो जोड़ता है इन्हें, वो है सेंट्रल एजेंसीज़ का इन पार्टियों पर दबाव, और यह माना जाना कि जो रीजनल पार्टियां हैं अलग अलग, उन पर कई तरह के चार्जेस लगे हैं, उनके टॉप लीडरान पर चार्जेस लगे हैं, और इसलिए ये सब सारे इकट्ठे एक साथ आना चाहते हैं। और ये बात मैसेज के तौर पर लोगों के बीच चला गया है। जहाँ तक इनके लीडरशिप का सवाल है, इनके खेमे से लीडर कौन होगा, तो राहुल गांधी जी का जहाँ तक सवाल है उस पर ही कांग्रेस बार बार आकर के टिकती है। और राहुल गांधी जी जिस तरह से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कई बार उन्हें काफ़ी ब्राउनी पॉइंट तो मिल ही जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु ठीक उसके कंट्रास्ट में कई बार ऐसी चीज़ें उनकी तरफ से घट जाती हैं जो जिसकी वजह से उस पर कई इशूज़ भी खड़े हो जाते हैं, ये सब बातें भी होती हैं। अब उसकी क्या सत्ता है, उसके क्या ग्राउंड हैं, वो कितने उसके उसमें आधार है, ये अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से आकलन किया जाता है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा अभी इस वक्त। तो अभी बेंगलुरु के अपोजिशन पार्टी के खेमे की जो बैठक हो रही है उस पर मेरा मानना ये है कि कुछ खास यहाँ से भी निकल कर आने वाला है नहीं, क्योंकि या तो एक लीडर का दूसरे लीडर के साथ, एक का भोजन दूसरा करना चाहता है, दूसरे का पहला करना चाहता है, एक ये समस्या है। दूसरी समस्या लीडरशिप को लेकर के है। तीसरी समस्या स्टेट को लेकर के भी है, कभी कभी कुछ कंट्राडिक्शंस एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ हो जा रहा है, तो वहाँ भी अब जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच भी कुछ इश्यूज़ हैं, तो उसी तरह से कुछ और राज्यों के भी हैं, हिमाचल के, पंजाब के और हरियाणा के, ये सब कंट्राडिक्शंस हैं। हरियाणा में तो खैर भाजपा है, लेकिन इधर अब ऐसे में देखना होगा कि ये कहाँ तक सचमुच कुछ फ्रूटफुल हो भी पाता है या नहीं। परंतु मेरा आकलन है कि जब तक इनके पास कोई लीडरशिप ऐसा नहीं हो, और जो लीडरशिप बेहतर
अल्टरनेटिव जनता के सामने दे नहीं सके। जब केंद्र की सरकार के लिए जब भी इलेक्शंस होंगे उसमें अभी भी मोदी जी भारी पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। राज्यों में ऐसा नहीं है, यह बात भी तय है, क्योंकि राज्यों में रीजनल पार्टियां अच्छा कर रही हैं। उनकी सरकारें करीब करीब, ये दोनों आपसी तौर पर अगर देखें तो अभी भी वो अपर हैंड है उनका, इसमें भी कोई शक नहीं है। देखते हैं क्या होता है। मेरा तो अभी तक का यही आकलन है। आगे जब चीज़ें बदलेंगी तो फिर उस पर भी हम बात करेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, and if you like it, please also push like button, and also share it with your friends and family members. Thank you. Jai Hind.